नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में अक्सर इसका जिक्र मिलता है। परकाया प्रवेश मतलब एक आत्मा या चेतना का किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। हाँ, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया है और हमारे पास जो स्रोत है आज वो एक युवा इतिहासकार आदित्य की कहानी बताते हैं। आदित्य जो इस विद्या के पीछे के सच को, उसके रहस्यों को जानने के लिए एक तरह से जुनूनी था और इसी खोज में उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है। अच्छा, तो ये कहानी है स्रोत। बिल्कुल, ये कहानी एक लेंस की तरह है जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो ये परकाया प्रवेश सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है। सही बात है। मतलब आज का विज्ञान तो इसे बिल्कुल नहीं मानता, उसके दायरे से ये पूरी तरह बाहर है। लेकिन जैसा आपने कहा, प्राचीन ज्ञान, दर्शन, योग परंपराएं, वहाँ इसके गहरे संदर्भ मिलते हैं। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये परकाया प्रवेश की अवधारणा आखिर है क्या, क्यों लोग इससे इतने आकर्षित होते थे या होते हैं, और सबसे जरूरी, इसमें खतरे क्या हैं। हाँ, खतरे तो होंगे ही। तो हमारा मिशन क्या है आज? इस कहानी से परकाया प्रवेश के विचार को समझना और जो चेतावनियां इसमें छिपी हैं उन्हें सामने लाना। बिल्कुल, यही मकसद है, कहानी के माध्यम से इस जटिल विषय की परतें खोलना। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आदित्य, ये युवा इतिहासकार, उसे ये परकाया प्रवेश का जुनून सवार है और उसे एक पांडुलिपि मिल जाती है, पुरानी जर्जर सी। उसमें इस विद्या का वर्णन है। हाँ, वर्णन है, लेकिन साथ ही बहुत साफ शब्दों में चेतावनियां भी हैं, गंभीर चेतावनियां। और यहीं पर एंट्री होती है उसके गुरु की, प्रोफेसर शर्मा। वो क्या कहते हैं? से सीधे सीधे रोकते हैं। वो कहते हैं कि देखो आदित्य, ये विद्या आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिद्ध महात्माओं के लिए है। सिद्ध महात्मा मतलब वो योगी जो अत्यंत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिनका अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, आत्मसंयमी है। प्रोफेसर कहते हैं कि अगर कोई बिना उस स्तर की तैयारी के या गलत इरादे से इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो नतीजा बहुत भयानक, विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने कोई उदाहरण भी दिया था शायद। हाँ, उन्होंने एक तांत्रिक का उदाहरण दिया। एक ऐसा तांत्रिक जिसने इस शक्ति का इस्तेमाल दूसरों पर नियंत्रण पाने, मतलब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। और उसका अंत क्या हुआ? अंत में वो खुद ही भटक गया। उसकी अपनी चेतना, उसकी पहचान ही खो गई, वो कहीं का नहीं रहा। तो प्रोफेसर का पॉइंट ये था कि देखो, ज्ञान बहुत शक्तिशाली चीज है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी आती है, सीमाएं होती हैं। हर ज्ञान सबके लिए नहीं होता या हर समय के लिए नहीं होता। ये तो बहुत गहरी बात है। ज्ञान के साथ जिम्मेदारी और सीमाएं। लेकिन आदित्य पर इसका कितना असर हुआ? वो रुका नहीं, यही तो कहानी का मोड़ है। चेतावनियों के बावजूद उसका जुनून कम नहीं हुआ, शायद और बढ़ गया। वो पांडुलिपि का अध्ययन जारी रखता है। और शुरू में उसे सफलता नहीं मिलती। नहीं, शुरुआती कोशिशें नाकाम रहती हैं। वो तकनीकें शायद उतनी आसान नहीं थी या अधूरी थीं। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी महिला से, माया। माया? ये कौन थी, कहाँ से आई? कहानी में ये थोड़ा रहस्य ही रहता है, लेकिन वो आदित्य की मदद करती है, उसे कुछ और तकनीकें बताती हैं, शायद पांडुलिपि के कुछ गूढ़ हिस्सों को समझने में मदद करती है। लेकिन क्या माया भी उसे आगाह नहीं करती? करती है, वो भी चेतावनी देती है। वो कहती है कि ये विद्या सिर्फ उनके लिए है जिनका हृदय शुद्ध है, जिनके इरादे नेक हैं। इसमें जरा सी भी मलिनता, कोई गलत इच्छा बहुत भारी पड़ सकती है। तो माया की मदद से आदित्य आगे बढ़ता है। हाँ, उसकी मदद से आदित्य पहली बार सफल होता है। वो एक छोटे से पक्षी के शरीर में प्रवेश करता है, एक गौरैया। गौरैया? अच्छा, अनुभव कैसा रहा होगा? उड़ने का अनुभव, एक पक्षी की नजर से दुनिया देखना। रोमांचक। कहानी बताती है कि वो अनुभव बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, आजादी का एक अलग ही एहसास। लेकिन जब वापस अपने शरीर में लौटने की बारी आई तो वो उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे बहुत मुश्किल हुई। मुश्किल मतलब अटक गया था वो? हाँ, एक तरह से। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वो वापस आ ही नहीं पाएगा। यहीं उसे पहली बार इस रास्ते के असली खतरे का, वो जो एक ठंडा सा डर होता है, उसका एहसास हुआ। सिर्फ एक गौरैया के शरीर में जाने और आने में इतना संघर्ष, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये पहली सीढ़ी थी और यहीं उसे समझ जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। मतलब इसके बाद भी उसका इरादा बदला नहीं, बल्कि इस अनुभव के बाद उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। अब वो एक इंसान के शरीर में प्रवेश करना चाहता था।
अरे, पक्षी से सीधा इंसान, ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और यही प्रोफेसर शर्मा और माया दोनों उसे फिर से और ज्यादा जोर देकर चेतावनी देते हैं। वो क्या कहते हैं इस बार? वो मानव शरीर की जटिलता के बारे में बताते हैं कि इंसान का शरीर सिर्फ मांस हड्डियों का ढांचा नहीं है, उसमें मन है, भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, एक पूरी चेतना का जाल है। और आत्मा शरीर का जो एक नाजुक संतुलन होता है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि किसी दूसरे इंसान के शरीर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश उस संतुलन को भंग कर सकती है और इसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। अपनी पहचान खोने का खतरा, दूसरे की चेतना को नुकसान पहुंचाने का खतरा, वापस न लौट पाने का खतरा। लेकिन आदित्य पर इन चेतावनियों का कोई असर नहीं। उसका जुनून इतना हावी था। लगता तो यही है। शायद उसे लगा कि वो इन खतरों से निपट लेगा, कि वो खास है, या शायद वो उस शक्ति के नशे में था। कहानी यहाँ थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान का नशा कैसा हो सकता है। और फिर वो एक फैसला लेता है, एक ऐसा फैसला जो नैतिक रूप से बहुत बहुत मुश्किल है। क्या फैसला? वो अस्पताल जाता है। वहां एक मरीज है जो कोमा में है लंबे समय से। डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी है। ओह! तो आदित्य ने उस मरीज के शरीर में प्रवेश करने का सोचा। हाँ, उसने सोचा कि शायद ये शरीर खाली है या कम प्रतिरोध करेगा। नैतिक रूप से ये कितना सही था, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसने ये जोखिम उठाया। और क्या हुआ? क्या वो सफल हुआ? हाँ, वो सफल हुआ। उसने उस कोमा वाले मरीज के शरीर में प्रवेश कर लिया और जो हुआ वो चौंकाने वाला था। क्या? मरीज अचानक ठीक होने लगा, उसमें हरकत आई, वो आंखें खोलने लगा। डॉक्टरों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी दुआएं कबूल हो गईं या कोई अनहोनी हुई है। लेकिन असल में वो आदित्य था उस शरीर में। बिल्कुल, लेकिन ये चमत्कार ज्यादा देर नहीं चला। आदित्य को जल्दी ही एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। क्या? वही वापसी वाली समस्या। हाँ। लेकिन इस बार 1000 गुना ज्यादा जटिल। उसे महसूस हुआ कि अपने मूल शरीर में लौटना अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। वो फंस गया था। वो फंस गया, मतलब पूरी तरह से। और उससे भी बुरा ये कि उसकी अपनी पहचान, आदित्य की अपनी मैं की भावना, वो धीरे धीरे मिटने लगी थी, धुंधली पड़ने लगी थी। ये तो बहुत डरावना है, अपनी पहचान खो देना। हाँ, वो उस मरीज की स्मृतियों, उसकी भावनाओं के साथ खुलने मिलने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य है या वो मरीज। ये अस्तित्व का संकट था। शायद परकाया प्रवेश का सबसे गहरा खतरा यही है। आप वापस तो आना चाहें, पर आप बचे ही न हो वापस आने के लिए। उफ। और इस मुश्किल घड़ी में क्या माया या प्रोफेसर शर्मा उसकी मदद कर पाए? यही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जब आदित्य इस भयानक स्थिति में फंसा है, तब माया फिर प्रकट होती है। और वो मदद करती है क्या? मतलब? हाँ, वो बताती है कि उसका अपना असली शरीर सदियों पहले नष्ट हो गया था, किसी घटना में या शायद इसी विद्या के प्रयोग में, और तब से वो भटक रही है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। वो अपने मूल स्वरूप में कभी लौटी नहीं पाई। वो दूसरों के शरीरों में एक परजीवी की तरह रहने को मजबूर है, बस अपनी चेतना को जिंदा रखने के लिए। हे भगवान! तो माया कोई मददगार नहीं, बल्कि खुद एक चेतावनी थी, एक चलता फिरता उदाहरण कि इस रास्ते का अंत क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये खुलासा आदित्य के लिए एक और सदमा था। उसने जिस रहस्यमयी गुरु पर भरोसा किया, वो खुद इस जाल में फंसी हुई थी। ये स्थिति की गंभीरता को, उसकी भयावहता को उजागर करता है। ये कोई खेल नहीं था, ये आत्मा का जुआ था। तो अब आदित्य का क्या हुआ? क्या वो उसी मरीज के शरीर में फंसा रह गया या माया के जैसा बन गया? नहीं, कहानी बताती है कि एक बहुत ही दर्दनाक, भयंकर, मानसिक और आप कह सकते हैं आत्मिक संघर्ष हुआ। उसे अपनी पहचान को वापस पाना था, उस दूसरे शरीर के प्रभाव से खुद को अलग करना था। इसमें प्रोफेसर शर्मा की पुरानी चेतावनियां, उनका ज्ञान और शायद माया के अनुभव से मिली सीख ने भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। और वो वापस आ पाया अपने शरीर में। हाँ, आखिरकार किसी तरह वो अपने शरीर में लौट पाया, लेकिन इसकी उसने भारी कीमत चुकाई। कीमत? कैसी कीमत? वो अनुभव उसे तोड़ गया था। शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गया और मानसिक रूप से वो सदमे में था। वो पहले जैसा आदित्य नहीं रहा, वो हमेशा के लिए बदल गया था। उसने ज्ञान की वो सीमा लांघ दी थी जिसे लांघना नहीं चाहिए था, और उसका असर उस पर ताउम्र रहने वाला था। तो इस पूरे भयानक अनुभव से आदित्य ने क्या सीखा? उसका नजरिया कैसे बदला?
उसे एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक मिला कि हर ज्ञान की एक सीमा होती है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर चीज अनुभव करने के लिए नहीं होती। उसका वो जुनून, वो शोध, उसका क्या हुआ? उसका शोध जारी रहा, लेकिन दिशा बदल गई। अब वो परकाया प्रवेश की तकनीक पे नहीं, बल्कि उसके नैतिक पहलुओं, उसके खतरों और मानवीय सीमाओं पर केंद्रित हो गया। वो अब ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी शक्तियों के अस्तित्व का समाज और व्यक्ति पर क्या असर पड़ सकता है। और वो पांडुलिपि? उसने वो पांडुलिपि हमेशा के लिए बंद करके रख दी। वो समझ गया था कि कुछ ज्ञान केवल सैद्धांतिक अध्ययन के लिए होते हैं, उन्हें अमल में लाने की कोशिश आत्मघाती हो सकती है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे विमर्श से मुख्य सीख क्या निकलती है? हमारे लिए क्या टेक अवे है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि ज्ञान की खोज महत्वपूर्ण है। ये इंसान की प्रवृत्ति है, लेकिन उस खोज में विवेक, जिम्मेदारी, नैतिकता और अपनी सीमाओं का सम्मान करना, ये शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ शक्तियां, कुछ ज्ञान शायद इतने विशाल, इतने अनियंत्रित होते हैं कि उन्हें साधने की कोशिश में हम खुद को ही मिटा सकते हैं। ये कहानी एक तरह से अहंकार के खिलाफ एक चेतावनी भी है। वो जो सोचता है कि वो सब कुछ जान सकता है, सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ परकाया प्रवेश के बारे में नहीं है। ये ज्ञान, शक्ति और मानवीय सीमाओं के बारे में एक गहरा चिंतन है। बिल्कुल। ये उन प्राचीन कथाओं की तरह है जो हमें बताती हैं कि प्रकृति के नियमों से, ब्रह्मांड के संतुलन से छेड़छाड़ के क्या नतीजे हो सकते हैं। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर सिर्फ एक पल के लिए मान लें कि ऐसी शक्तियां जैसे परकाया प्रवेश वास्तव में संभव हों, तो क्या मनुष्य कभी उन्हें सच में नियंत्रित करने में सक्षम हो पाएगा? या आखिर में वो शक्तियां ही मनुष्य को नियंत्रित करने लगेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम ऐसी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं, या ये सिर्फ विनाश का रास्ता खुलेगा? ये कहानी सिर्फ एक इतिहासकार की कथा नहीं लगती। ये प्रकृति के संतुलन और इंसान की अपनी सीमाओं के बारे में एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी चेतावनी जैसी लगती है। हाँ, एक चेतावनी जिसे शायद हमें आज भी याद रखने की जरूरत है।